आप सभी लोगों को तनगोरिया का बहुत बहुत नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 ईएमआरएस एनवीएस केवीएस हम सभी इसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इससे पहले लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट कर चुका हूं, मैट्रिक्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक, जिसकी आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। जो आपका नया सिलेबस आया है 2026 का, जो न्यू सिलेबस आया है, नया सिलेबस आया है 2026 का, उसके अनुसार जो टॉपिक्स दिए गए हैं आज हम उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है ये नया कोर्स रियल एनालिसिस का। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, पूरा डीप से शिखर तक पहुंचेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। ऐसा आपने आज से पहले कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो जो भी लोग मुझे नया देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, रियल एनालिसिस में आपको ऐसे ही करा दूंगा। जो जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, इतना सा भी तुम्हें डर नहीं रहेगा। ऐसा एक भी सवाल तुम मुझे लाके दिखा देना जो तुम पे ना आए, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं, और सिलेबस से मैच बखूबी करते रहे ना, क्योंकि सिलेबस में आपको जो पहला नंबर पर पॉइंट है, दूसरे नंबर पर पॉइंट है, वही उसी के अनुसार पूरा कराने वाला हूं मैं। तो पहला टॉपिक, एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स। मतलब हम इसमें समझेंगे कि रियल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, फील्ड क्या होता है, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को दूसरी भाषा में एक्सियम्स बोलते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए फटाफट से रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। तो जल्दी से फटाफट से एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला मन में सवाल, सर रियल एनालिसिस होती क्या है? चलिए कुछ बेसिक बातें समझ गए। द ब्रांच ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, that deals with the study of, with the study that deals with the study of real numbers, real number sequence and series of real number, series of a real number functions, and real function is called real analysis, and real functions is called a real analysis। मतलब हम रियल एनालिसिस के अंदर, तो एक ऐसी ब्रांच होती है ये प्योर मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हम लोग सीक्वेंस से, रियल नंबर से, सीरीज से और तमाम प्रकार के रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में समझते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। गणित की उस शाखा को बोला जाता है रियल एनालिसिस। ठीक, तो रियल एनालिसिस में जो आपका पहला टॉपिक है, जो एक्सियम्स हैं, उन एक्सियम्स को समझने से पहले आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए पहले मैं आपको पूरा बेसिक डिटेल में पूरा नंबर सिस्टम समझाता हूँ, बिल्कुल हाई लेवल से समझाऊंगा, जीरो टू हाई, आराम से देखिए। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, आ जाओ। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप सभी को पता है सर, आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इनको मैं एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि लगभग सभी को पता होते हैं, मैं केवल आपको इसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, तो सभी को पता है रियल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, और रियल नंबर का एक समुच्चय को दर्शाने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर को हम इस सिंबल से यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सभी को पता है कि रियल नंबर यहां से हमारे दो भागों में विभाजित किए गए। पहला आपका आता है रेशनल नंबर्स, और दूसरा भाग आपका आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, स्टार्टिंग से चल रहे हैं बिल्कुल एकदम। अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो यहां से बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल बाकायदा। और हाँ, ये जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, टीजीटी के लिए वैलिड है, पीजीटी के लिए वैलिड है, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस भी सभी के लिए वैलिड है।
तो कोई कंफ्यूजन मत पालना, क्योंकि मैं इसमें हाई लेवल तक टच करूंगा पूरा का पूरा काम। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग पढ़िए। तो सभी को पता है कि भैया रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यू यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, पी और क्यू आपके इंटीजर से आने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उदाहरण के तौर पे इसे मैं लिखा थ्री, तो थ्री एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कुछ लेंगे तो वन मान लेंगे। ये हमने लिख दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं थ्री की पावर वन बाई थ्री अपॉन फोर की पावर टू बाई थ्री, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर आएगा नहीं है सर। क्यों? क्योंकि टू और थ्री इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब क्या है? पावर पूर्णांक होनी चाहिए। यहाँ पे पावर पूर्णांक है ही नहीं है, इस चक्कर में कहानी खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। वही बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है, वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। और दूसरी बात, जो मैंने अभी शब्द यूज किया पूरी पावर का, आधी पावर का, तो हम आधी अधूरी पावर का बोलते हैं रेडिकल पावर। तो रेशनल नंबर में रेडिकल पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉन रेडिकल पावर। इसको एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह से नोट करते रहना, नॉन रेडिकल पावर। ठीक। और इरेशनल के अंदर रेडिकल पावर आती है, रेडिकल पावर आती है। यहां पे रेडिकल पावर नहीं आती है। यहां तो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? डेसिमल काफी लोग भूल चुके हैं, क्योंकि भैया देखो ये रियल की नींव है। जब तक नींव नहीं बनेगी मजबूत, तब तक तुम मकान नहीं बना पाओगे। तो ठीक है, रियल की नींव तुम्हें बनाना बहुत जरूरी है। डेसिमल क्या होते हैं? मतलब डेसिमल के अंदर हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, रुक जाना। देखो, या तो टर्मिनेट हो जाएंगे, अगर टर्मिनेट नहीं हुए तो रिपीट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ये रहा, जैसे कि 1.3333, ध्यान से देखो, ये रुक नहीं रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन चेक करो क्या रिपीटिंग है? हाँ सर बिल्कुल है, ये रिपीट कर रहा है। ऐसे इसको याद रखते हैं, सिंपल, सभी को पता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल और देख लो। एक 1.414411444411। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये भी तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। ध्यान से देखो, तुम्हें देखने से लग रहा है कि रिपीट कर रहा है, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा भैया। एग्जैक्टली वही सेम सीक्वेंस में रिपीट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या था थ्री, तो थ्री 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 रिपीट होता गया। यहाँ पे क्या है फोर वन, तो फोर वन फोर वन फोर वन ही रिपीट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? फोर फोर दो बार आ गया, पैटर्न ब्रेक हो गया। मैंने क्या बोला? रिपीट। रिपीटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो नंबर यहाँ आ रहे हैं वही नंबर अगर तुम्हें दिखने लग जाए तो रिपीटिंग हो जाएगा। नहीं, रिपीटिंग होने के लिए एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हो गया, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो फोर वन फोर वन फोर वन फोर वन, ये तो ये बिल्कुल तुम्हारा रेशनल नंबर हो जाता, क्योंकि ये रिपीट कर गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों शर्त लागू होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना रुकेगा ना रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक। एग्जाम्पल, जैसे कि 3.14 1144 111444। ध्यान से देखो, यहाँ पे बड़े आराम से तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ और ना ही रिपीट किया। रिपीट नहीं है, ये देखो 14114 डबल टाइम आ गया, जबकि आना एक ही बार चाहिए था, पैटर्न ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है। दूसरी बात, पाई। पाई मैंने बहुत बार बताया आपको, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसका जो वैल्यू हम पढ़ते हैं 22/7, ये एग्जैक्टली पाई का वैल्यू नहीं होता है। इसके लिए मैंने पूरी सीरीज चला रखी है, कैसे आया था ये, इसको आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाकर के। ये पाई का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। क्योंकि पाई का हम जो वैल्यू पढ़ रहे हैं 22/7, ये एक रेशनल नंबर है, जबकि पाई एक इरेशनल नंबर है। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़े भैया।
आगे बढ़ते गए, फिर आया तुम्हारा रेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर यही रोक दिए गए, अब रेशनल में से ही और हिस्से किए गए। वो देखो ध्यान से, एक हिस्सा तुम्हारा किया गया इंटीजर का, इंटीजर्स, इसको ऐसे कहते हैं जेड से ऐसे करके, दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब इंटीजर में हम सभी जानते हैं भैया ये होते हैं सिंपल, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, केवल सिंपल आपको बता रहा हूँ। 1 2 3 4, और यहाँ पे जीरो को अगर मैं मान लूं शीशा रखा है, इन सभी की जो इमेज आएगी वो नेगेटिव नंबर होते हैं सारे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। मतलब हमने क्या किया, रेशनल नंबर में से फ्रैक्शंस को हटा दिया, हमने केवल वो फ्रैक्शन चूज किए जिनका डिनोमिनेटर 1 है। देखो 2 के नीचे क्या आता है, 1 आता है। तो अगर मैं केवल उन नंबर को चूज करूं जिनका डिनोमिनेटर 1 आता है, और उनकी इमेज और ले लूं साथ में, इमेज मतलब नेगेटिव, तो मेरे को इंटीजर प्राप्त हो जाएंगे। इंटीजर को सेट को दिखाते हैं जेड से। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद आते हैं आपके नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सभी को पता है, इसको दिखाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, ये इसका सिंबल होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, सभी को पता है। 1 2 3 एंड सो ऑन, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही हिंट दे रहा हूं। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स ये क्या होते हैं भैया, बहुत सिंपल। नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो घुसा देता हूं तो मेरे बन जाते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, होल नंबर को दिखाते हैं डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर यूनियन जीरो, तो क्या बन जाते हैं, तो बन जाते हैं आप सभी के होल नंबर। ठीक, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। फिर आते हैं आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स सर ये क्या होते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे नंबर जिनके पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं, केवल 1 और वो नंबर खुद, ओनली फैक्टर्स, इसके अलावा कोई नहीं होते। एग्जाम्पल 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर वहीं मैं आपसे पूछूं क्या -2 आपका प्राइम नंबर है, आंसर नहीं है सर। ये बहुत छोटी और बारीक बात है, इनके बिना तुम्हारी नींव नहीं बन पाएगी, टेंशन मतलब तुम्हें एकदम बढ़िया तरीके से काम करा रहा हूं। क्योंकि प्राइम नंबर, ध्यान रखना, हमेशा प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। अच्छा, आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आता होगा, सर 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, 2 से ही स्टार्टिंग क्यों की गई? अरे भैया, परिभाषा क्या है, इसके केवल दो ही फैक्टर हों, एक तो 1, एक पी खुद। अगर मैं 1 को लेके चला तो 1 के कितने फैक्टर हैं, अकेला 1 ही तो है खुद, इसके अलावा और कोई है क्या, नहीं है। इस वजह से ये प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आ पाता, क्योंकि इसकी शर्तें नहीं मान पाता ये, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता। इसके पास एक ही फैक्टर आता है, वो 1 ही खुद है, दूसरा ही नहीं है। जबकि प्राइम होने के लिए कम से कम दो ही चाहिए, कम से कम नहीं, सॉरी, एग्जैक्टली दो ही चाहिए। समझ में आ गया? बहुत अच्छे। प्राइम नंबर के बाद अगले आते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर सर ये क्या होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है भैया, को प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर ए और बी के जोड़े होते हैं जिनका जीसीडी, जिनका जीसीडी बनाता है, बस। सर जीसीडी क्या होता है, एचसीएफ, मतलब ऐसे दो ऐसे नंबरों का बना युग्म जिनको विभाजित करने वाली अधिक से अधिक संख्या केवल 1 होती है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं। जैसे एग्जांपल 2 3, तुमसे मैं पूछूं कि 2 और 3 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आंसर आएगा 1। तो 2 और 3 का जोड़ा को प्राइम नंबर बनाएगा। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तो ये छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, और एग्जांपल देख लो, 5 7, ये दोनों नंबर मिलकर क्या बनाएंगे, को प्राइम नंबर बनाएंगे। 4, क्या ये प्राइम नंबर है? क्या ये को प्राइम बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या है 2, बन तो नहीं है ना, कैंसिल। पल्ले पड़ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक, को प्राइम नंबर के बाद आते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर सर ये क्या होते हैं, बहुत सिंपल, ऐसे दो प्राइम नंबर का जोड़ा, यहां पे दोनों प्राइम होने चाहिए, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे मैं, दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए, ऐसे दो प्राइम नंबर का जोड़ा जिनका डिफरेंस 2 है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बात, विद डिफरेंस 2। ठीक है, उदाहरण
उदाहरण ये रहा। काफी सारे लोग बस इतना दिमाग में घुसा के बैठे होते हैं कि दोनों अगर नंबर प्राइम है तो ट्विन प्राइम हो गए। नहीं, दोनों का अंतर 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछा 2,3 क्या ट्विन प्राइम होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ट्विन प्राइम? क्योंकि भैया इनमें दोनों को, इनमें अंतर एक का है, 2 का अंतर नहीं है। तो ये नहीं होगा। ये बहुत बड़ा गलती आप लोग कर देते हो। इसको बड़े ध्यान से समझ समझ के करना है। लेकिन जब के ये को प्राइम बन गया, देखो इनका जीसीडी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा, और एग्जांपल देखो, अभी प्यारे प्यारे एग्जांपल और लेके आता हूं मैं। एक और एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल। क्या मैं आपसे पूछूं 3,5? यस, ये बनेगा ट्विन प्राइम। ये क्या बनेगा? ये बनेगा ट्विन प्राइम। क्यों? दोनों प्राइम है और दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर 2 का है। समझ में आ गया? अगर मैं तुमसे पूछूं कि को प्राइम में और ट्विन प्राइम में आपस में क्या संबंध होता है, कोई मुझे बता पाएगा? सोचो। यस, गुड। संबंध ये होता है, आपने अभी एक चीज नोटिस करी कि हर एक ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम का होगा। क्यों? क्योंकि आ तो दोनों प्राइम ही रहे हैं और दोनों प्राइम का जीसीडी हमेशा 1 होता है। जबकि को प्राइम में शर्त केवल इतनी सी है कि दोनों का जीसीडी 1 होना चाहिए। लेकिन क्या हर एक को प्राइम ट्विन प्राइम होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि को प्राइम तो वो भी होंगे जिनका अंतर 1 नहीं होगा, जिनका अंतर 2 नहीं होगा, सॉरी। तो वो तो ट्विन प्राइम नहीं बन पाएगा ना। ट्विन प्राइम केवल वही बनेंगे, ऐसे प्राइम नंबर बनेंगे, दोनों प्राइम होने चाहिए, जिनका अंतर 2 का हो। तो क्या सीखे हम? ये सीखे कि हमेशा ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर हमेशा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्विन प्राइम नंबर हमेशा इंप्लाई करेंगे को प्राइम होंगे। लेकिन को प्राइम हमेशा ट्विन प्राइम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अरे बोलो, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो मैं तुम्हें नंबर सिस्टम करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें वही छोटे बच्चों वाला काम करा दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें कुछ हटके, कुछ डिटेल और बेसिक से ही कराता हूँ। मेरा कंटेंट इतना है, इतना सस्ता कंटेंट नहीं है भैया, ये थोड़ा हैवी कंटेंट है। तुम्हें मजा आएगा इसको करने में, ठीक है? इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, ठीक। ये क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे कि 4। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। पल्ले पड़ गया। क्योंकि एग्जैक्टली 2 जिनके फैक्टर थे वो तो प्राइम हो गए थे। अब एग्जैक्टली 2 से जिनके ज्यादा होंगे वो सारे नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, सभी को पता है। और सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं। अच्छा, और कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मान के चलो तुम्हारा 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे नंबर तुम्हारे कौन से नंबर में श्रेणी में आएंगे? ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर हमेशा 1 से ज्यादा होते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर आपका 4 है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अगला आता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ये क्या होते हैं? भैया बहुत सिंपल, ध्यान सुनना। ऐसे नंबर जो अपने प्रॉपर डिवाइजर का सम होते हैं, जो अपने प्रॉपर डिवाइजर का सम होते हैं। बहुत धांसू करा रहा हूं मैं तुम्हें। एग्जाम्पल देखो ध्यान से। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल। अब मैं पहली बात तो ये समझो प्रॉपर डिवाइजर होते क्या है। तो प्रॉपर डिवाइजर में प्रॉपर किसे बोले जाएगा? ध्यान सुनना। अगर मान के चलो एक कोई बड़ा बोरा है और एक कोई छोटा बोरा है, तो छोटा बोरा बड़े बोरे के अंदर पूरा अच्छे से समा जाएगा, तो छोटा बोरा कहलाएगा इसका प्रॉपर सबसेट। जैसे प्रॉपर सबसेट तुमने पढ़े थे, खुद के बराबर ना हो। तो मतलब अगर कोई नंबर में लिखा मान के चलो 6 है, इसके डिवाइजर क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 नहीं होंगे, 6 होगा। तो तुमसे अगर मैं पूछूं सेट थ्योरी के अनुसार प्रॉपर सबसेट क्या होते थे? सबसेट के अंदर खुद वो सबसेट हो सकता है, हर एक सेट खुद का, मतलब खुद खुद के बराबर हो सकता है। प्रॉपर लगते ही खुद के बराबर वाली कंडीशन हट जाती है। तो सेम कहानी यहां पर है। प्रॉपर डिवाइजर में खुद जो नंबर होता है उसको हम नहीं लेते हैं, उसको हटा देते हैं। इसके अलावा जो डिवाइजर बचते हैं ये सारे कहलाते हैं प्रॉपर डिवाइजर। तो भाई साहब, परफेक्ट नंबर में मैंने यही तो बोला, ऐसे नंबर जो अपने खुद के प्रॉपर डिवाइजर का सम होते हैं। अब देखो 6, इसके प्रॉपर डिवाइजर कौन कौन से हैं? ये सारे, ये हो जाएंगे इसके प्रॉपर डिवाइजर। खुद उस नंबर को हटा दो, ठीक है?
अगर मैं इनका सम करूं तो क्या होगा, 1+2+3, तीनों तो 5 और एक 6 बराबर आ गया। यस आ गया सर। इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो एकदम बेसिक से चीजों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, रियल एनालिसिस तुम्हें पूरी फील्ड में करवा दूंगा, मजा आएगा, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा, ठीक है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। दूसरा होता है 28, ये भी एक परफेक्ट नंबर होता है, इसको चेक करना खुद से। इतना ही बहुत है, दो ही नंबर याद रखो केवल, इसके बाद के तो बहुत दूर दूर जाके मिलेंगे। तो ये खासियत है किसकी, ये खासियत है परफेक्ट नंबर की। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आते हैं एलजेब्राइक नंबर। एलजेब्राइक नंबर सर ये क्या होते हैं, भाई साहब ऐसे नंबर जो किसी रेशनल कोफिशिएंट वाली पॉलिनोमियल के रूट होते हैं, बस। इसको दिखाते हैं ए एक्स से। ऐसे नंबर जो रेशनल कोफिशिएंट वाली पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर को हम बोल देते हैं क्या, एलजेब्राइक नंबर। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 2, 3, √2, है ना, +-√2, लाइक दैट, +-आयोटा, ठीक है। तो ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं, एलजेब्रा के नंबर। और वहीं पर एक नाम आता है ट्रांसीडेंटल नंबर्स। ट्रांसीडेंटल नंबर, CENDENTAL, ट्रांसीडेंटल नंबर्स, वेरी सिंपल। ऐसे नंबर जो एलजेब्रा के नहीं होते हैं, वे नंबर्स जो एलजेब्राइक नहीं होते हैं, जो एलजेब्राइक नहीं होते, मतलब जो किसी भी रेशनल कोफिशिएंट वाली पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं होते। एग्जांपल जैसे कि पाई, पाई कभी भी किसी इक्वेशन का रूट नहीं होता है। ई, ये नंबर हो जाते हैं हमारे कौन से नंबर, ट्रांसीडेंटल नंबर। तो भाई साहब यहां से पक्का पक्का अगर क्वेश्चन बनेगा तो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन इतने में से पक्का बन जाएगा, बनना होगा तो। पेपर में पूछेगा ट्रांसलेटल नंबर है कि नहीं है, एलजेब्रिक नंबर है कि नहीं है। तो मैंने तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट कराया भाई साहब, ये कोई छोटे बच्चों वाला कंटेंट नहीं है ये। तुम सोच रहे हो कि सर क्या नंबर सिस्टम का मतलब, आपने सोचा होगा स्टार्टिंग में कि वही छोटी मोटी चीजें करा देंगे, नहीं, मैं एकदम बेसिक से क्रिस्टल क्लियर काम करवाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। यहां तक हमारा नंबर सिस्टम फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। नंबर सिस्टम में आपको लिए जानने के लिए इतना ही काफी था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बांटते हैं एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सियम्स ऑफ रियल नंबर्स। अब हम एक्चुअल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, बेसिक खत्म। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ 3 प्रकार की एक्सियम्स होती हैं। दीज एक्सियम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। दीज एक्सियम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। पहली कौन सी होती है भैया, पहली आपकी होती है फील्ड एक्सियम। फील्ड एक्सियम। दूसरी ऑर्डर एक्सियम। ऑर्डर एक्सियम। और तीसरी कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम। मतलब फील्ड एक्सियम का मतलब है कि वे सारी प्रॉपर्टीज जो किसी सेट के अंदर अगर शर्त पूरी हो गई तो उस सेट को हम फील्ड का दर्जा देंगे, ठीक है। वे सारी प्रॉपर्टीज जो किसी फील्ड के अंदर संतुष्ट हो गई तो उसको हम ऑर्डर्ड फील्ड का दर्जा देंगे, ठीक है। ऐसी सेम कंप्लीटनेस फील्ड की कहानी है। तो पहले हम फील्ड एक्सियम्स की बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो अगर किसी समुच्चय किसी सेट के ऊपर लागू हो जाती हैं, वो संतुष्ट कर जाती हैं, तो वो समुच्चय वो सेट अपने आप में फील्ड का दर्जा प्राप्त कर लेता है। आइए उनको बात करते हैं, फील्ड एक्सियम की बात करते हैं। फील्ड एक्सियम्स। फील्ड एक्सियम्स बहुत ध्यान से समझना है। देखो, द सेट ऑफ रियल नंबर आर, द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज फील्ड। रियल नंबर का सेट एक फील्ड होता है, इज अ फील्ड, filled with two binary operations, with two binary operations
कौन कौन से होते हैं? एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। एडिशन वही ग्रुप थ्योरी वाला ही है, एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये रहा। विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स। बिल्कुल बेसिक बेसिक एक्सियम्स होती हैं जिनको हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। सर कैसी एक्सियम्स? पहली वाली, एक्सियम्स फॉर एडिशन। एक्सियम्स फॉर एडिशन। सर ये क्या होती हैं? आओ समझते हैं क्या होती हैं। बहुत सिंपल सिंपल। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द सेट आर इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। द सेट आर इज, कोई भी सेट है हमारे पास, इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब समझो सर, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, देखो कहीं भी लिखा हो तुम्हारा क्लोज्ड विद अंडर एडिशन या क्लोज्ड विद मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कभी भी लिखा हो, इसका मतलब होता है कि वो जो सेट है वो एडिशन की प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने की बात को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्लोज्ड लिख देते हैं। ठीक है, आ जाओ भैया। तो कोई भी सेट है वो एडिशन के अंदर क्लोज कब होगा? वो तब ऐसा होगा जब ए प्लस बी अगर मैं करूं, जहां पर ए और बी अगर मेरे उसी सेट से आ रहे हैं। फॉर ऑल, मतलब तुम्हारे पास कोई थैला है आर, कोई सेट है तुम्हारे पास, तो वो जो तुम्हारा सेट आर है वो तुम्हारा क्लोज्ड अंदर एडिशन कब कहलाएगा? वो तब कहलाएगा जब हम उनमें से कोई से रियल नंबर उठाएं, दो, मतलब रियल नंबर नहीं, मतलब कोई से उसके नंबर एलिमेंट उठाएं, उन दोनों को अगर जोड़ दें तो वापस से उसी के अंदर आना चाहिए। जैसे आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जैसे वैसे ही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कि वो सेट हमारा क्लोज है एडिशन के रेस्पेक्ट में। नाम क्या आ रहा है? एडिशन। आप किन्हीं दो एलिमेंट का ऐड कराओ, वापस से उसी के अंदर आना चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी क्या होती है भैया? दूसरी ये है, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। ये बात तो सभी को पता है कि एडिशन की प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती है। सर कैसे? देखो ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी आप करो, चाहे ए प्लस बी प्लस सी आप करो, हमेशा इक्वल आएगा। कोई भी सेट है तुम्हारे पास, तुमसे पूछा जा रहा है क्या इस सेट के अंदर एडिशन एसोसिएटिव है? हाँ पक्का है। उसके अंदर से अगर हम कोई तीन नंबर उठाएं और उनको ऐसे ऐड करें, पहले दो को ऐड करो बाद में तीसरे को ऐड करो, यहाँ पे पहले इसको छोड़ दो बाकी दो को ऐड करो फिर बाद में इसको ऐड कर दो, हमेशा इक्वल आता है। तो ये हमेशा याद रखना। ये कुछ प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ, ये सारी इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तीसरा, तीसरा आता है एग्जिस्टेंस एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, ये क्या होता है? वेरी सिंपल। अगर आप कोई से ए और बी उठा लें आप अपने सेट से, तो ए प्लस बी हमेशा बराबर आता है बी प्लस ए के। ये प्रॉपर्टी कहलाती है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी? आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा भी था मुझसे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला, वही सारी ग्रुप वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, सारी की सारी फील्ड एग्जाम के अंदर आती हैं। अगली आती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सर ये क्या होता है? वेरी सिंपल। देखो ध्यान से बस देखते जाओ। ये होता है कि एक ऐसा तुम्हें मिलेगा नंबर जीरो, जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे, उस सेट के अंदर मिलेगा, इस प्रकार मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा? देखो कि अगर मैं किसी ए के साथ उसको ऐड कराऊं, चाहे राइट हैंड से कराऊं चाहे लेफ्ट हैंड से कराऊं, आंसर हमेशा यही आएगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये सब मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि पेपर में आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी फील्ड एक्सियम है। इस तरह से पूछ सकता है। हालांकि फील्ड चेक करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप पलक झपकते चेक कर लोगे। फील्ड को चेक करने के लिए आपको ये सारी प्रॉपर्टी नहीं पढ़नी है।
ये सारी प्रॉपर्टी आपको स्टेटमेंट्स के लिए पढ़ रही है कि क्या पता कौन से स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी पूछ ले। समझ गए? हम्म। अगली आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सर ये क्या होता है? वही सेम जो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, सेम वही प्रॉपर्टी है। कौन सी वाली? कि देयर एग्जिस्ट, एक ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उस सेट के अंदर, सच दैट, इस प्रकार करेगा। किस प्रकार करेगा? देखो, ए इनवर्स आप ए के संग ऐड करो, चाहे आप ए को ए इनवर्स के संग ऐड करो, आंसर हमेशा जीरो आएगा। जीरो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। फॉर ऑल ए कॉमा ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे ए इनवर्स तो हम लिख ही चुके हैं पहले ही, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर लिखो केवल। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। और ध्यान रखना यहाँ पे, ये हमारा क्या है? ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई समस्या? ये भी क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। अब सेम यही प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, अभी उसी में कहानी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है कहानी। ठीक है, एक्सियम्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखो ध्यान से, ये क्या होती हैं, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, कुछ नहीं करना है, सेम वही कहानी है। पहली प्रॉपर्टी, द सेट आर इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। द सेट आर इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू, क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी सेट है, जैसे हमारा एडिशन का था, सेम इसमें वही कहानी है। कोई सेट मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज कब होता है? वो तब होता है फॉर ऑल ए कॉमा बी, अगर आप आर से ले रहे हो, चाहे कोई से और भी उठा लो, तो ए इंटू बी हमेशा आर में आना चाहिए। बात खत्म। ये प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीप्लिकेशन एक्सियम। ठीक है, या फिर कोई भी सेट मल्टीप्लिकेशन को होल्ड कब करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब हो गया कि ए इंटू बी आप पहले कर लो, बाद में सी को कर लो, बराबर ए इंटू बी इंटू सी, चाहे कैसे भी कर लो, हमेशा बराबर आता है हर एक ए बी सी आर के लिए। अगली प्रॉपर्टी, बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसी वजह से मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं काम। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ये क्या होता है? ध्यान से देखो, वेरी सिंपल, ए इंटू बी बराबर हमेशा आता है बी इंटू ए के। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अपने सेट के आप कोई से दो एलिमेंट उठा लो, मल्टीप्लीकेशन हमेशा बराबर आता है। अगली होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक, ये क्या होता है भैया? वेरी सिंपल, एक ऐसा आपको ए इनवर्स मिलेगा, ए इनवर्स नहीं, सॉरी उल्टा बोल गया मैं। एक ऐसा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट वन, एक ऐसा वन मिलेगा रियल नंबर में। सभी को पता है मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? वन। सच दैट ए इंटू वन बराबर वन इंटू ए करने पर जो नंबर आएगा वो ए के ही बराबर आएगा। यहाँ पे वन के अलावा कुछ भी हो सकता है, मैंने ध्यान से रखना। वन तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे वन का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसका ए इंटू वन करने पर, वन इंटू ए करने पर ए आ जाएगा। फॉर ऑल ए आर के लिए। कोई समस्या यहां तक? कोई समस्या नहीं होगी। अगली आती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल, जो सेम आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा था, सेम वही कहानी है। एक ऐसा ए इनवर्स आपको मिलेगा आर में,
सच दैट ए इंटू ए इनवर्स करो, चाहे ए इनवर्स इंटू ए करो, आंसर हमेशा आइडेंटिटी आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। सेम कहानी है, ग्रुप वाली कहानी। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हमारा होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब हो गया कि ए इंटू अगर आप बी प्लस सी में कराते हो तो आपको मिलेगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये लेफ्ट हैंड से घुसाया जा रहा है, तो ये लॉ बनेगा आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। इसी में अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं तो, अगर इसी को मैं ऐसा कर दूं बी प्लस सी इंटू ए, अब मैं घुसा रहा हूं राइट हैंड साइड से, तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए, ये आपका कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। ये सारी बातें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अब पेपर में सवाल आ गया, मान के चलना ये सारी एक्सियम्स हमने किस लिए पढ़ी थी वो समझो। ये सारी एक्सियम हमने पढ़ी थी सर फील्ड के लिए, इन सभी को हम फील्ड एग्जाम कहते थे। ये सारी एग्जाम खत्म हो गई, तो इतनी सारी एग्जाम्स आपकी फील्ड एग्जाम्स होती है। मतलब कोई भी सेट फील्ड का दर्जा कब प्राप्त करेगा, जब वो इन सारी की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन समस्या खड़ी होती है सर पेपर में हम सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई थोड़ी ना कराएंगे, तो उसके लिए मैंने तुमसे कब बोला है, उसके लिए तुम्हें ये सब काम नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसको याद रखो बस। पेपर में कोई पता नहीं है स्टेटमेंट कब कहाँ कैसे पूछ ले, इसीलिए सब कुछ प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स आने चाहिए बनाना, और नोट्स आपको बनाने हैं। अब सुनो कि फील्ड के लिए करते कैसे हैं। फील्ड क्या होता है, अब मैं लिखाऊंगा अपनी खुद की प्रॉपर्टी, खुद की नहीं है मतलब शॉर्टकट है मेरा। ये क्या है देखो, असेट एफ इज कॉल्ड अ फील्ड, इज कॉल्ड अ फील्ड इफ, अब देखो एक सेट हमारा फील्ड कब कहलाएगा, जब उसके अंदर से मैं कोई से भी दो एलिमेंट उठा लूं ए और बी, उनका जोड़ घटाए गुणा भाग वापस से उसी के अंदर आ जाए, बात खत्म। इतनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें फील्ड के लिए याद नहीं रखनी है, ये सारी हमें थ्योरम के स्टेटमेंट के लिए याद रखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट में कब कहां पूछ ली जाए। समझ गए। फील्ड को चेक करना है। अब तुम्हें बताऊंगा फील्ड कैसे चेक करते हैं। देखो फील्ड का दर्जा कब प्राप्त होता है, मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में भी कराया था, वही फील्ड है ये। पहली बात, ए प्लस बी अगर आप कर रहे हो तो वो फील्ड के अंदर आना चाहिए। दूसरा, ए माइनस बी आप कर रहे हो तो वो भी फील्ड के अंदर आना चाहिए। जोड़ घटाए गुणा भाग उन नंबर्स का वापस से उसी फील्ड के अंदर आना चाहिए। और भाग करने पे एक चीज ध्यान रखनी है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब मेरा सवाल है, इज नेचुरल नंबर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको प्रॉपर तरीके से लिखता हूं, अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें मजा आएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अ फील्ड, क्या नेचुरल नंबर का सेट फील्ड बनाता है, आंसर आएगा नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, ध्यान से देखो। अगर ए और बी को मैं ऐसा चूज करूं नेचुरल नंबर में से कि ए बराबर बी ले लूं अगर मैं, तो क्या होगा, तो ए माइनस बी करने पे क्या आएगा, ए माइनस ए बराबर जीरो। हमें बखूबी पता है कि फील्ड अगर होगा तो उस दोनों नंबर का कोई से नंबर उठा लो, सेम हो चाहे अलग हो, जोड़ घटाए गुणा भाग उसी के अंदर वापस से आना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी खत्म हो गई, यहाँ तुमने जैसे ही घटाया किया तो अरे यहाँ जीरो आ गया। जीरो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब ये फील्ड नहीं होता है, नॉट अ फील्ड। बोलो मजा आया। तो पेपर के लिए तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद नहीं करनी है कि पेपर में से हम सवाल लगाएंगे, नहीं, ये तुम्हें याद रखनी है कि कोई स्टेटमेंट तुमसे पूछ लिया प्रॉपर्टी का, वहां तुम यह बात बोल सकते हो कि कितनी एग्जाम्स होती हैं, कौन सी का एग्जाम थी। समझ गए। हाँ, फील्ड चेक करने के लिए केवल ये चार प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक को एक सवाल तुम्हारा करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूं, इनको तुम्हें खुद से घर से वेरीफाई करने हैं। अब टाइम इतना नहीं है हमारे पास, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फील्ड्स के एग्जांपल कि कौन कौन फील्ड बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपको खुद से करना है, ग्रुप में मेरे को भेजना है। पहली बात तो रियल नंबर का फील्ड बनता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर का फील्ड बनता है, और दूसरी बात कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड बनता है। और सुनो, जेड पी, यहाँ पी प्राइम होनी चाहिए। याद है कैसे भूल गए, हाँ भूलना मत इसको भैया। ठीक है, इसको मत भूल जाना। और देखो, और आर एक्स, ये सर क्या क्या आपने लिखवा दिए, इसे बोलते हैं फाइनाइट फील्ड।
ग्रुप थ्योरी मैंने आपको कराया था ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, कैसे खुलता है ये, याद है? Z3 0 1 2 करके खुलता है। कुछ कुछ याद आ रहा है, पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। Z5 0 1 2 3 और 4 ऐसे खुलता है। तो ये फील्ड तभी बनता है जब यहाँ प्राइम होगा। कैसे होगा हम अगली वीडियो में देखेंगे। RX क्या होता है भैया? ये सारे के सारे रेशनल फंक्शंस होते हैं। सारे क्या होते हैं? सारे के सारे रेशनल फंक्शन, फील्ड ऑफ रेशनल फंक्शंस, फील्ड ऑफ रेशनल फंक्शंस। ठीक है, कोई समस्या? तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्लियर हुई होंगी। अब अगली वीडियो में समझेंगे ये कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे हुए। तब तक आपका काम है कि आप खुद से इनको वेरीफाई करो। तो ठीक है, इसी के साथ मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपसे विदा लेता हूं इस पहले लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि रियल एनालिसिस का पहला लेक्चर जैसे ही आप सोच करके आए थे कि इस चैनल पे आपको कुछ हटके मिलेगा, आपको हटके मिला होगा। ठीक है, अगर वीडियो दिल से पसंद आती है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाना। तुम्हारा एक कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। इसी के साथ लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं अगले जोरदार धमाकेदार वीडियो में जोरदार सेशन के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।